कहानी की शुरुआत में कुछ ब्लैक लड़के जो कि ब्लैक एंड वाइट प्रिंट में और भी ज़्यादा ब्लैक दिख रहे हैं, वे डैनी के भाई डेरिक की कार चुराने आते हैं। डेरिक इस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था। उसके छोटे भाई डैनी ने इन बंदों का आता देख लिया और वो फिर डेरिक को आगाह करने पहुंचा। डेरिक ये सुनकर 0.1% भी नहीं डरा, बल्कि वो गुस्से में उठा और अपनी गन लोड करके गेट पे पहुंच गया। गेट के बाहर निग्रो खड़ा था। डेरिक ने उसे सरप्राइज मदर फादर बोल के ठोक दिया। दूसरे बंदे को शूट करके उसने कार वाले बंदे को भी नहीं छोड़ा। फिर डैनी ने अपने भाई डेरिक की तरफ देखा, जिसकी आंखों में प्राउड था। डेरिक एक वाइट सुप्रीमिस्ट था और हिटलर का भक्त। उसके हिसाब से अमेरिका में सिर्फ वाइट लोगों को ही जीने का अधिकार था, तभी वो इन ब्लैक लोगों को मार के इतना प्राउड फील कर रहा था। इसी के साथ द गुड सिनेमा पेश करते हैं अमेरिकन हिस्ट्री एक्स। दोस्तों, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद 50 से 60% लोगों की ज़िंदगी बेहद आसान हो जाएगी। ऐसा क्यों है, ये वीडियो के आखिर तक पता चलेगा। तो अब हम प्रेजेंट देखते हैं, जहाँ डैनी का हिस्ट्री टीचर प्रिंसिपल से उसकी शिकायत कर रहा है, क्योंकि डैनी ने प्रोजेक्ट हिटलर के बारे में बनाया था। उसने प्रोजेक्ट में हिटलर को हीरो की तरह दिखाया, जो कि हिस्ट्री टीचर के हिसाब से खतरनाक बात है। टीचर डैनी की विचारधारा को लेकर चिंता में था, लेकिन प्रिंसिपल स्वीनी को पूरा विश्वास था कि अगर डैनी ये बकवास सीख सकता है तो वो ये सब भूल भी सकता है। प्रिंसिपल किसी भी हाल में डैनी को दूसरा डेरिक नहीं बनने देंगे, ये उन्होंने टीचर से वादा किया। दोस्तों, जो सीन शुरू में दिखाया गया था वो 3 साल पहले का सीन था और ये है प्रेजेंट। मूवी के अंदर जो भी ब्लैक एंड वाइट सीन दिखाए जाएंगे वे सब पास्ट के सीन होंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। अब मिस्टर स्वैनी ने डैनी को अंदर बुलाया और उसे बताया कि डेरिक भी उसके स्टूडेंट्स में से एक था और वो पढ़ाई में ब्रिलियंट था, बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन वो छोटी सोच वाले लोगों के साथ उठने बैठने लगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। प्रिंसिपल ने कहा कि अगर वो उसे स्कूल से निकाल देगा तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर प्रिंसिपल स्वीनी ने फैसला किया कि आज से वो उसका हिस्ट्री टीचर है और उसने डैनी को एक प्रोजेक्ट दिया जिसका नाम है अमेरिकन हिस्ट्री एक्स। इसमें डैनी को करंट इवेंट्स के बारे में लिखना है, जो भी वो अपने आसपास देख रहा है, और ये सब जुड़ा होना चाहिए उसके भाई डेरिक से। इसके बाद 3 ब्लैक लड़कों को दिखाते हैं जो एक वाइट लड़के को बाथरूम में बुली कर रहे थे। डैनी भी यहीं पर था। उसने कल्लू को आंखों से डरा दिया और फिर वाइट लड़के से कहा कि तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना सीखना चाहिए। अब प्रिंसिपल स्वीनी FBI के ऑफिस पहुंचे और यहाँ वो FBI के साथ मिलकर वाइट सुप्रीमिस्ट गैंग को पकड़ने के लिए काम कर रहे थे। प्रिंसिपल स्वीनी ने FBI के साथ काम करना इसलिए शुरू किया क्योंकि 3 साल पहले उनका एक स्टूडेंट डेरिक 3 ब्लैक लोगों को जान से मारने के जुर्म में जेल गया था। डेरिक को यहाँ के वाइट सुप्रीमिस्ट गैंग वाले भगवान मानते हैं, इसलिए अब डेरिक की मदद से वे गैंग के लीडर को पकड़ सकते थे। यहाँ की वाइट सुप्रीमिस्ट गैंग का लीडर कैमरन अलेक्जेंडर था और प्रिंसिपल के हिसाब से कैमरन ने डेरिक का इस्तेमाल किया ऐसे लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए जिनकी लाइफ में कोई गोल नहीं था, या ऐसे बच्चे जिनके घर में रिश्ते खराब थे, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल लोग वही होते हैं जिनके घरेलू रिश्ते खराब होते हैं। एक घर वाले ही है जो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा गलत रास्ते पर जाए, और अगर आपने उनसे भी दूरी बना ली है तो फिर बाहर की दुनिया आपको बड़े आराम से ब्रेन वॉश करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती है। ऐसा ही कैमरन ने डेरिक और बाकी बच्चों के साथ किया। ये डेरिक की पुरानी वीडियो है जब उसके पिता, जो कि एक फायर फाइटर थे, ये उनकी मौत के बाद का इंटरव्यू है, जहां डेरिक ने खुल के अपने विचार रखे। उसके अकॉर्डिंग देश की हर समस्या के पीछे ब्लैक, एशियन और मैक्सिकन लोगों का हाथ था, इवन उसके डैड की मौत के पीछे भी। डेरिक ने काफ़ी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दी क्योंकि वो पढ़ा लिखा तो था ही। उसकी बात करने की इसी क्वालिटी के चलते कैमरन ने उसे इस्तेमाल किया उसके जैसे और लोगों को गैंग में शामिल करने के लिए। इसके बाद डैनी को दिखाते हैं जो कि बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ जा रहा था। डैनी के हिसाब से ये जगह पहले जैसी नहीं रही, फिर से यहाँ ब्लैक लोगों ने अपना दबदबा जमा लिया, लेकिन 3 साल पहले जब डेरिक यहाँ पर था तो बात कुछ और ही थी। एक रोज मोटे सेठ और ब्लैक निग्रो के बीच बास्केटबॉल गेम को लेकर लड़ाई हो गई। फिर डेरिक ने फैसला किया कि या तो यहाँ ब्लैक खेलेंगे या फिर वाइट, और फिर यहाँ पर ब्लैक कम्युनिटी और वाइट सुप्रीमिस्ट के बीच एक बास्केटबॉल गेम हुआ जिसमें डेरिक ने ब्लैक्स को हराकर यहाँ से भगा दिया। इसी बेइज्जती के चलते ब्लैक्स डेरिक की कार चुराने आए थे, जिसके बाद डेरिक जेल गया। खैर, आज सुबह 3 साल की सज़ा काटने के बाद डेरिक जेल से रिहा हो गया। मॉम, डैनी और उसकी बहन डेविना डेरिक को लेने पहुंचे।
अब डेरिक वापस घर आके बहुत खुश लग रहा था। उसने डैनी के हाथ पे वाइट सुप्रीमिस्ट का लोगो देखा, जिससे डेरिक सीरियस हो गया। उसने डैनी से पूछा कि ये किसने बनवाया है, तो डैनी ने बताया कि कैमरन ने उसे भी वाइट सुप्रीमिस्ट ग्रुप में ऑफिशियली शामिल कर लिया है। ये सुनकर डेरिक खुश नहीं लग रहा था। फिर डेरिक अपने छोटे भाई के रूम में पहुंचा। कमरे को देख के ऐसा लग रहा था जैसे डैनी ने हिटलर को अपना बाप ही बना लिया है। हर तरफ हिटलर की फोटो, एजेंडा और प्रोपोगेंडा दीवार पर लटके हुए थे। इसके बाद सेठ यहाँ पर पहुंच गया। वो डेरिक के आने की खुशी में वीडियो बना रहा था। हालांकि डेरिक ने उसे इंतजार करने के लिए कहा। फिर सेठ डैनी की वीडियो शूट करने लगा। उसने डैनी से पूछा कि वो वाइट सुप्रीमेसी में क्यों बिलीव करता है। फिर डैनी ने बहुत सारी बातें बताई जो कि ऑब्वियसली ब्लैक और एशियन लोगों के खिलाफ थी। ये सुनकर उसकी बहन को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो डेमोक्रेसी में बिलीव करने वाली एक डेमोक्रेट थी। डैनी के मुंह से ये सब बातें सुनकर डेरिक निराश लग रहा था। फिर वो सेठ से मिला और उसने डैनी से उस प्रोजेक्ट के बारे में पूछा, वही हिटलर वाला प्रोजेक्ट। अभी तक डेरिक प्रिंसिपल स्वैनी से फोन पे बात कर रहा था। डेरिक चाहता था कि उसका छोटा भाई प्रिंसिपल की बात सुने। इस पर सेठ को गुस्सा आ गया। उसे समझ नहीं आया कि डेरिक, जो कि इस इलाके में वाइट सुप्रीमिस्ट का गॉड है, वो एक ब्लैक आदमी की तरफदारी कैसे कर रहा है। इस बात पर डेरिक ने सेठ को बाहर भगा दिया और फिर अकेले में अपने भाई से बात की। उसने डैनी से कहा कि मिस्टर स्वैनी जो भी कहते हैं उसे मानो और पढ़ाई पे ध्यान दो। और फिर वो अपने परिवार के साथ बैठ गया। डेरिक वापस जॉब करके अपनी फैमिली को इन मुसीबतों के दिनों से बाहर निकालना चाहता था। डेविना ने भी पढ़ाई छोड़कर जॉब करने के लिए कहा, लेकिन डेरिक ने मना कर दिया। वो चाहता था कि घर की प्रॉब्लम्स का असर उसके भाई बहनों की ज़िंदगी पर नहीं पड़ना चाहिए, चाहे उसके लिए उसे ओवर टाइम ही क्यों ना करना पड़े। फिर डेरिक ने अपने भाई डैनी को कैमरन की पार्टी में आने से मना किया। वो नहीं चाहता था कि डैनी कैमरन और उसके लोगों से मिले। इसके बाद डैनी को दिखाते हैं जो अमेरिकन हिस्ट्री एक्स पर काम करने लगा। उसने थोड़ा सोचा तो उसे याद आया कि कैमरन उन लोगों को जो लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड है, उन्हें ब्रेन वॉश करने के लिए डेरिक का इस्तेमाल करता था। डेरिक पढ़ा लिखा स्मार्ट बच्चा था। उसने फ्रस्ट्रेटेड बच्चों को ब्रेन वॉश करके वाइट सुप्रीमिस्ट बना दिया और फिर फ्रस्ट्रेटेड बंदों की आर्मी के साथ एक जनरल स्टोर पे हमला कर दिया, जिसका मालिक एक नॉन वाइट पर्सन था। उन लोगों ने वहाँ बहुत तोड़फोड़ मचाई और वहाँ काम करने वाली ब्लैक लेडी के साथ बहुत बदसलूकी की। डैनी को याद है कि अगले दिन उनका टीचर घर पे आया था। वो डैनी की मॉम को पसंद करता था और डैनी की मॉम भी उसे पसंद करती थी। डैड की मौत के बाद अब सब नॉर्मल ही होने लगा था। डेरिक अच्छी जॉब कर रहा था और वही घर संभाल रहा था। उस दिन लंच के वक्त एक रात पहले हुए हमले की बात हो रही थी, वही जो डेरिक और उसकी ब्रेन वॉश आर्मी ने किया था। टीचर का कहना था कि पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में कई हमले हुए और ज़्यादातर हमले उन्हीं दुकानों में हुए जिनके ओनर या तो ब्लैक थे या फिर एशियन। इस बात पर डेरिक को गुस्सा आ गया। वो टीचर से बहस करने लगा कि हर चीज़ में हम ब्लैक लोगों को सिंपैथी देने क्यों बैठ जाते हैं। क्या वाइट लोगों की ये कोई सज़ा है कि वे हर वक्त ब्लैक लोगों की तरफदारी करते रहेंगे। डेरिक ने कहा कि ब्लैक लोग सिर्फ विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। अगर जेल के आंकड़े देखे जाए तो 3 में से 2 ब्लैक कभी ना कभी जेल की हवा खाए हुए होते हैं। डेविना ने उसकी बात काटते हुए पूछा कि ये डाटा तुम्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिला है क्या। हालांकि डेरिक का पॉइंट काफ़ी हद तक सही था कि ब्लैक कम्युनिटी क्राइम के मामले में काफ़ी आगे है। इस आर्ग्यूमेंट को टीचर ने ये कह के काउंटर किया कि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वे ब्लैक है, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन खराब है और वे अपने आसपास की कंडीशन के चलते क्रिमिनल बन जाते हैं, ना कि उनकी स्किन के कलर के चलते। डेरिक को ये बात हजम नहीं हुई। उसके हिसाब से सब बकवास थी। डेरिक मानता था कि अमेरिका वाइट लोगों का है और यहाँ जितने भी गलत काम हो रहे हैं वो या तो ब्लैक लोग कर रहे हैं या फिर एशियन। डेरिक की आंखों में नफरत थी, ब्लैक लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा नफरत। जब डेविना ने डेमोक्रेसी और कानून की बात की तो डेरिक की गर्लफ्रेंड उससे बहस करने लगी। बिना किसी सरपैर की बहस से बचने के लिए डेविना बीच में उठ गई, मगर डेरिक ने उसे नहीं जाने दिया। उल्टा वो उसके बाल पकड़ के उसे वापस कुर्सी पे बैठाने लगा। उसने अपनी बहन डेविना के साथ बहुत बदतमीजी की क्योंकि वो डेमोक्रेसी में बिलीव करती थी। फिर उसने अपनी मॉम के साथ भी बदतमीजी की और टीचर को तो गाली सुना सुना के भगा दिया। डैनी सोचता है कि अगर उसने उस रात डेरिक को उसके रूम में जाके नहीं बताया होता कि 3 लोग उसकी कार चुराने आए हैं तो शायद ये सब ना होता। उस रात डेरिक ने सिर्फ सेल्फ डिफेंस नहीं किया, वो उस आखिरी निगरों के पास आया और उसे सड़क पर मुंह रखने के लिए कहा और फिर मेरी आंखों के सामने उसको बेरहमी से मार डाला। अगर डैनी पुलिस को ये सब बता देता तो शायद डेरिक जेल से कभी नहीं छूटता।
मगर डैनी तो उसके ही जैसा बनना चाहता था। रात को पार्टी में डैनी भी पहुंच गया। हालांकि उसके भाई ने उसे जाने के लिए मना किया था। कैमरन उसका ब्रेन वॉश कर रहा था, तभी डेरिक वहां पर आ गया। उसने कहा कि वो इस सब से निकल रहा है, आज से उसे कैमरन के वाइट सुप्रीमिस्ट एजेंडा से कोई मतलब नहीं और ना ही उसका भाई यहाँ पर दोबारा आएगा। ये बात कैमरन को अच्छी नहीं लगी और वो डैनी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगा। तो डेरिक ने उसकी गुद्दी सेट कर दी और फिर यहाँ से बाहर आ गया। वैसे तो सब डेरिक की बड़ी इज्जत करते थे, लेकिन वे समझ गए कि डेरिक अब पहले जैसा नहीं रहा। सेठ ने तो उसे गन पॉइंट पे ले लिया। हालांकि मोटा उसे गन पॉइंट पे लेने के लिए ज्यादा ही मोटा था। फिर डेरिक यहाँ से निकल गया और डैनी भी। डैनी उससे लड़ने लगा तो डेरिक ने उसे शांत होने के लिए कहा और कहा कि बस मुझ पे भरोसा रखो। फिर डेरिक अपने छोटे भाई को अकेले में ले गया और उसने बताया कि वो इस सब से थक चुका है। हिटलर, वाइट सुप्रीमेसी, गैंग, ये सब बकवास है। डैनी ने उसे हैरानी भरी नजरों से देखा और फिर पूछा कि जेल में उसके साथ क्या हुआ था। फिर डेरिक ने जेल की बात बताई। जेल में उसे ऐसे बैरिक में रखा गया जहाँ सिर्फ ब्लैक लोग थे। वो अपना स्वास्तिक का निशान छुपा रहा था। उसे डर था कि उसे मार दिया जाएगा जैसे इन ब्लैक लोगों को पता चलेगा कि वो एक वाइट सुप्रीमिस्ट है। जेल के अंदर जिंदा रहने के लिए आपको किसी न किसी गैंग का हिस्सा होना जरूरी है। डेरिक ने कुछ वाइट सुप्रीमिस्ट कैदी देखे जिनकी अपनी गैंग थी। उन्हें इम्प्रेस करने के लिए डेरिक अपनी शर्ट उतार के वर्कआउट करने लगा। उसके सीने पे बना हिटलर का निशान देखकर सब लोग समझ गए कि वो किन का दोस्त बनेगा और किन का दुश्मन। वाइट सुप्रीमिस्ट लोगों ने उसे अपनी गैंग में शामिल कर लिया और अब यहाँ उसे कोई खतरा नहीं था। साथ ही साथ लॉन्ड्री का काम उसे एक ब्लैक के साथ करना पड़ता था। वो बंदा काफी मजाकिया था और उसने कभी भी डेरिक के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया, जबकि डेरिक हमेशा उसे गुस्से से देखता था। एक रोज ब्लैक बंदे को डेरिक पे गुस्सा आ गया क्योंकि वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। फिर उसने डेरिक को थोड़ा चिल करने के लिए कहा और मजाक मजाक में ये भी कहा कि वो जानता है कि उसका हमेशा ऐसा मुंह क्यों बना रहता है। उसने वाइट सुप्रीमिस्ट लोगों की एक्टिंग करते हुए कहा कि चलो दोस्तों, आज का दिन बहुत अच्छा है। आज हम पूरे दिन सिर्फ निगर्स को हेट करेंगे। हम निगर्स को जानते नहीं हैं पर उन्हें हेट करेंगे क्योंकि यही तो हम करते हैं, यही तो हमारी स्पेशलिटी है। ब्लैक बंदे की बात से डेरिक में कुछ बदलाव आया और वो फिर ठीक से अपना काम करने लगा। इसके बाद डेरिक और ब्लैकी की दोस्ती हो गई। फाइनली डेरिक उसे भी इंसान की तरह देखने लगा। फिर उसने ब्लैकी से पूछ ही लिया कि वो यहाँ क्यों आया है। तो बंदे ने बताया कि उसने टीवी चोरी किया था। डेरिक को उसकी बात पे यकीन नहीं हुआ क्योंकि टीवी चोरी करने के लिए 6 साल की सजा थोड़ी मिलती है। तो ब्लैकी ने बताया कि जब वो टीवी चुरा के बाहर आया तो बाहर पुलिस वाला पहले से उसका इंतजार कर रहा था और पुलिस वाले ने उसका हाथ पकड़ा, जिससे वो टीवी ब्लैकी के हाथ से छूटकर पुलिस वाले के पैर पर गिर गया। इसलिए पुलिस वाले को जान से मारने की कोशिश में वो 6 साल की सजा काट रहा है। डेरिक को ये बात कुछ हजम नहीं हुई, लेकिन यही सच था। अब डेरिक ब्लैक लोगों के साथ भी बास्केटबॉल खेलने लगा, जिसके चलते उसकी गैंग के लोग उससे काफी नाराज थे और वो नाराजगी उन्होंने वॉशरूम में दिखाई। जब डेरिक नहा रहा था, उन्होंने डेरिक को सबक सिखाने के लिए उसके साथ गलत काम किया। मिस्टर स्वैनी उससे मिलने आए तो वो रोने लगा। वो जल्द यहाँ से निकलना चाहता था और मिस्टर स्वैनी ने वादा किया कि वो इसमें उसकी पूरी मदद करेंगे। फिर अगले दिन डेरिक ने सबके सामने अपनी गैंग से मुंह फेर लिया, जिस बात से ब्लैकी बहुत गुस्सा था क्योंकि उसकी गैंग ही थी जिसकी वजह से वो अभी तक यहाँ पर जिंदा है। अब वो अकेला था। डेरिक जब भी सेल में से निकलता तो उसे लगता कि ये उसका आखिरी दिन है। हर पल वो मौत के बारे में सोचता रहता। इस वक्त वो पूरी तरीके से अकेला था, कोई भी उसे कभी भी निपटा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर डेरिक शांति से बुक पढ़ने लगा और खुद में रहने लगा। जेल के आखिरी 6 महीने तो वो अकेला ही रहा। अब तक वो समझ नहीं पाया कि वो कैसे बच गया। हालांकि जब उसकी रिहाई का दिन आया तो उसने अंदाज़ा लगा लिया कि आज वो जिंदा है तो उसके दोस्त ब्लैकी की वजह से। जेल में मिस्टर स्वैनी ने उससे कहा था कि सही सवाल पूछना सीखो, और वो सही सवाल था कि मैंने आज तक जो भी किया, जो भी सोचा, क्या उससे मेरी जिंदगी कुछ बेहतर बनी। खुद से ये सवाल पूछते ही डेरिक रो पड़ा। उसने डैनी को समझाया कि इस नफरत से आज तक कुछ नहीं हुआ, उल्टा ये मुझे अंदर से खाए जा रही थी। यहाँ तक कि मैंने 2 लोगों को मार भी दिया, फिर भी कुछ नहीं बदला, फिर भी मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ। अब डेरिक वापस अपने परिवार के पास आ चुका था और फिर दोनों भाइयों ने हिटलर को अपने कमरे से निकाल फेंका। जब डैनी डेरिक के बारे में लिख रहा था तो उसे याद आया कि डेरिक के अंदर ये नफरत पिता की मौत के बाद नहीं बल्कि उससे पहले ही आ गई थी।
उसका पिता ही था जिसने सबसे पहले डेरिक को भड़काया। पिता का पॉइंट था कि उसके साथ 2 ब्लैक लोग काम करते हैं जिनके नंबर कम थे, लेकिन रिजर्वेशन की वजह से उन्हें नौकरी मिल गई। तो अब डैड हमेशा गुस्से में रहते थे कि ये लोग नौकरी करने के काबिल नहीं है, फिर भी मुझे इनके भरोसे रहना पड़ेगा। डैड अफर्मेटिव एक्शन में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। मतलब जिन लोगों के पास शुरू से संसाधनों की कमी रही है, डैड के हिसाब से उनको उन्हीं के हाल पे छोड़ देना चाहिए। इसी सोच को डैड ने डेरिक तक पहुंचाया और डेरिक से ये सोच मुझ तक आई और अब डेरिक ने ही इस सोच को बदल दिया है। आज डेरिक जॉब इंटरव्यू के लिए जाने वाला था। उसे डर था कि कैमरन के आदमी उसे और उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो खुद डैनी को स्कूल छोड़ने गया और फिर उससे मिलकर वहां से निकल गया। फिर डैनी वॉशरूम गया और जिस ब्लैक निग्रो को वो आंख दिखा रहा था, उसने डैनी को शूट कर दिया। डैनी के हाथ से उसका प्रोजेक्ट वहीं गिर गया। डेरिक भागा भागा अपने भाई के पास पहुंचा और फिर उसे देख के रोने लगा। वो डैनी की इस हालत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा रहा था। अपने प्रोजेक्ट के कंक्लूजन में डैनी ने ये लिखा था कि नफरत एक बोझ की तरह है और जिंदगी बहुत छोटी है इस बोझ को ढोते रहने के लिए। इस दुख को, इस गुस्से को, इस बोझ को पूरी जिंदगी उठाए रखने का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, इकिगाई बुक, जो कि जापान की लंबी और खूबसूरत जिंदगी का राज बताती है, उसमें भी कहा गया है कि किसी भी तरह की नफरत आपको उम्र से पहले ही बूढ़ा बना देती है। गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि नफरत उस भभकते कोयले के समान है जो आप पूरी जिंदगी हाथ में लेके खड़े रहते हो। छोड़ दो ना उस कोयले को, क्यों खुद को इतनी तकलीफ देते हो? क्या आपने गरम भभकता कोयला पकड़ने के लिए जन्म लिया है? दोस्तों, जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी अगर हम नफरत के इस बोझ को उठाना बंद कर दें। गुस्से और नफरत में काफी फर्क है। गुस्सा आता है और चला जाता है, लेकिन नफरत हमेशा हमेशा के लिए इंसान के अंदर ही रहती है। मैं भी बहुत सी चीज़ों से नफरत करता था। अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जिससे किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है, लेकिन मैंने जब से सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू देखना सीखा है, तब से ही मैं अंदर से हल्का हो गया हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मैं सामने वाले की जगह होता तो मैं भी वही करता जो वो कर रहा है। तो फिर ऐसे में हमेशा दुखी और गुस्से में क्यों रहना है? क्रिटिसाइज करो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, मगर कभी भी गर्म भभकता हुआ कोयला अपने हाथ में मत लो। कैसी लगी ये कहानी लाइक कमेंट करके बताओ और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ठोको। अब चलते हैं आज के शाउट आउट्स की तरफ। ये भाई कह रहे हैं कि आफ्टर सो लॉन्ग। हाँ भाई, काफ़ी दिन बाद आई ये वीडियो, पर अब रेगुलर आएंगी। मैं रूटीन सही करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मोहम्मद फैज़ान कह रहे हैं कि टेक केयर। थैंक यू सो मच भाई। ये भाई जोकर मूवी एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे हैं। भाई जल्द आएगी जोकर भी, हम लोग अच्छे से समझेंगे कि जोकर हम सबको क्या समझाना चाह रहा था। अदनान को वीडियो अच्छी लगी। दोस्तों, परसों मैंने सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहा था, क्योंकि हर संडे और वेडनेसडे वहाँ पर भी वीडियो आएंगी। कल ही संडे है तो सब्सक्राइब कर लो। काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।